हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा डिले हुआ हमें क्लास लेने में किसी कारणवश। आज फिर से हम अपनी जनरल इंग्लिश को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईच। यूज ऑफ ईच के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम यूज ऑफ ईच के बारे में ईच और ईदर को दोनों, ईच और एवरी दोनों में डिफरेंस करते हुए हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ये देखें, बहुत ही माइन्यूट तौर पर जब हम पढ़ते हैं कि ईच और एवरी में अंतर क्या होता है। ये जो डिफरेंस है, जब हम बहुत एडवांस्ड लेवल पर पढ़ते हैं तब हम इन डिफरेंस को पढ़ते हैं। वैसे ईच और एवरी में कोई खासा डिफरेंस माना नहीं जाता है। हालांकि ग्रामेटिकल तौर पर हमें इसमें से किस तरह से ईच और एवरी का यूज होता है ये तो हमें पढ़ना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। लेकिन इनमें जो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई खासा जरूरी नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको मोटे मोटे तौर पर आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक, जितनी भी हैं, दो व्यक्ति या वस्तु हैं या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं, तब हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम एवरी का यूज करेंगे तो एवरी का यूज हम प्रेफर करते हैं दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। दो के लिए हमें एवरी का यूज नहीं करना चाहिए। ये बहुत एडवांस्ड लेवल की बात है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है ये बात भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन पहले आप इस बात को समझिए कि ईच का प्रयोग चाहे दो व्यक्ति या वस्तु हो, चाहे दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो, तो हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एवरी का जो प्रयोग होगा वो हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए ही करें। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा, ऐसा करते क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। किनके लिए? तो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की जब हम बात करते हैं तब हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं। जरा देखिए, ईच ऑफ दीज टू पेन्स। देखिए, टू पेन्स, दीज टू पेन, हमने दो की बात करी और दो की बात के लिए हमने किसका यूज करा? ईच का प्रयोग करा। इसका अर्थ हुआ दो पेनों में से प्रत्येक इज रेड। प्रत्येक कैसा है? लाल है। अगर हमने ईच ऑफ दीज फाइव, अगर हमने यूज करा दीज फाइव पेन्स, ठीक, पांच पेनों में से प्रत्येक, तब भी हमने किसका प्रयोग करा? ईच का प्रयोग करा। यानी कि ईच का प्रयोग भले दो वस्तुओं हैं तब भी सही होगा, अगर दो से अधिक हैं तब भी सही होगा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप समझने का प्रयास कीजिए। ईच ऑफ दीज फोर गर्ल्स, ईच ऑफ दीज फोर गर्ल्स। अब फोर गर्ल्स हैं, दो से अधिक है तब भी हमने ईच का प्रयोग कर दिया, और अगर टू गर्ल्स हैं तब भी हमने ईच का प्रयोग कर दिया। यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। ईच का प्रयोग हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए कर सकते हैं। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि एवरी का अर्थ तो प्रत्येक होता है, लेकिन जब हम इसे बहुत ही माइन्यूट और बिल्कुल फॉर्मल इंग्लिश के रूप में पढ़ते हैं तब हमें एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करना चाहिए। अगर दो के लिए एवरी का यूज हो तो उसको गलत मानना चाहिए जब हम बहुत अच्छे और माइन्यूट स्तर पर जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं। ठीक है, एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रत्येक के अर्थ में होता है। एवरी का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नहीं होता है, के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, हालांकि जब हम नॉर्मली इंग्लिश पढ़ते हैं या लिखते हैं तब हम एवरी का प्रयोग दो के लिए भी कर देते हैं, लेकिन दो से अधिक के लिए भी कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल क्लियर कट जो एनालिसिस है इसका ईच और एवरी का, तो एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए नहीं किया जाता है। इस बात को आप उदाहरण से समझने का प्रयास करना। समझिए, अगर हम ईच का प्रयोग करते हैं, ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, लेकिन प्रत्येक किस अर्थ में? जब हम वन बाय वन की बात करते हैं। आप जरा एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए।
ईच स्टूडेंट कैम फॉरवर्ड एंड received the medal। ठीक है, जरा सेंटेंस का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। ईच स्टूडेंट कैम फॉरवर्ड, प्रत्येक स्टूडेंट सामने आया। अच्छा, मान लीजिए कि बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हों और उन स्टूडेंट्स को मेडल दिया जाना हो, तो वो स्टूडेंट्स कैसे आएंगे? पहले एक स्टूडेंट आएगा, मेडल लेगा और चला जाएगा, फिर दूसरा स्टूडेंट आएगा, मेडल लेगा, चला जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक स्टूडेंट कैसे करके आ रहा है? वन बाय वन। ठीक है, कैसे करके आ रहा है? वन बाय वन, एक एक करके स्टूडेंट आया और मेडल लिया और बैठ गया। ठीक है, अगर हम वन बाय वन की बात करते हैं तब हम ईच का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे सर एवरी का प्रयोग कब करते हैं? एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में तब किया जाता है जब हम सारे स्टूडेंट्स की एक साथ बात करते हैं। एक साथ बात को आप जरा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए, समझिए। एवरी स्टूडेंट मस्ट बी एपियर, मस्ट बी रहने दो, मस्ट एपियर इन द एग्जाम। ठीक है, सेंटेंस का अर्थ है एवरी स्टूडेंट मस्ट एपियर, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को एग्जाम में उपस्थित होना चाहिए। अच्छा, प्रत्येक स्टूडेंट का अर्थ क्या हुआ कि जब एग्जाम हो रहा है तो सारे स्टूडेंट्स को एक साथ एपियर होना चाहिए। अब स्टूडेंट वन बाय वन तो एग्जाम नहीं देंगे, वो कैसे करेंगे? एवरी स्टूडेंट और सारे स्टूडेंट एक साथ उपस्थित हो जाएंगे और एक साथ एग्जाम देंगे। पहले सेंटेंस में हमारा क्या था? पहला एग्जाम्पल था कि एक एक करके वन बाय वन आए और मेडल लिया और चले गए। लेकिन जब हम सारे स्टूडेंट्स की एक साथ बात करते हैं तब हम एवरी का प्रयोग करते हैं। एवरी स्टूडेंट मस्ट अपीयर, मतलब प्रत्येक को उपस्थित होना है, मतलब सबको एक साथ उपस्थित होना है। ठीक है, यहीं से हम थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं कि जब हम एवरी का प्रयोग ऑल के अर्थ में करते हैं, ऑल का अर्थ है बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में, इसीलिए हमने ये निष्कर्ष निकालते हैं। बड़े बड़े जो ग्रामेरियन हैं, बड़े बड़े जो बुक्स लिखते हैं, डिक्शनरीज लिखते हैं, जैसे ए एस ऑर्नबे हैं, वो लोग कहते हैं कि दो के लिए आप एवरी का प्रयोग ना करें, क्योंकि एवरी का अर्थ होता है ऑल और हम एक बड़ी संख्या की बात करते हैं, इसलिए दो के लिए हमें एवरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन यह बहुत माइन्यूट बात है, इस क्षेत्र से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की कोई खासा संभावना नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के कॉमन एरर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछे जा सकते हैं, अब हम उन पर बात करेंगे। मेरी ये कोशिश रही कि आप ईच में और एवरी में अंतर समझ पाए होंगे। ईच का अर्थ होता है वन बाय वन, लेकिन एवरी का अर्थ होता है ऑल, सारे ही एक साथ। ठीक है, अब हम आगे कुछ पॉइंट्स पर आते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम किसी भी पॉइंट को पढ़ते हैं, किसी भी वर्ड को पढ़ते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके बारे में हर बात आपको बताएं। ठीक, देखिए सेकंड पॉइंट है, ईच का प्रयोग यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक और वन बाय वन, तो हम एक एक की बात करते हैं। जब हम एक एक की बात करते हैं तो ईच के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। हम सबकी एक साथ बात नहीं करते हैं, हम एक एक की बात करते हैं। ईच इज अ स्टूडेंट, मतलब जैसे कुछ लड़के खड़े हों तो हम कहेंगे ईच इज अ स्टूडेंट, प्रत्येक जो है एक विद्यार्थी है। ठीक है, तो अगर ईच का प्रयोग अगर हमने सब्जेक्ट के रूप में किया
ईच का प्रयोग यदि हमने सब्जेक्ट के रूप में किया तो ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर माना जाता है। और सिंगुलर माना क्या जाता है? सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, 1 by 1। इसीलिए ईच के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ईच का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अगर ईच के साथ अगर हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया तो इसको गलत मानेंगे। ठीक है, ईच हैज गॉन, प्रत्येक जा चुका है, प्रत्येक विद्यार्थी जा चुका है या प्रत्येक लड़का जा चुका है। ईच का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। आपको कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में दिख जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। अगर सिंगुलर वर्ब का वहां प्रयोग नहीं है तो आप वहां पर एरर मानेंगे, उसको गलत मानेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप आ जाइए, थर्ड पॉइंट आ गया। ईच के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल। अच्छा, ईच के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हम कहते हैं प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मेज। हम ये नहीं कह सकते प्रत्येक किताबें, प्रत्येक किताबें नहीं कह सकते। हम कहते हैं प्रत्येक किताब। हम क्या कहते हैं? प्रत्येक किताब। देखिए, मैं आपको ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वर्ड है, अगर आप उसकी हिंदी सही प्रकार से जानते हैं, आप ये समझ लीजिए आपकी ग्रामर परफेक्ट हो गई। लेकिन आप केवल रूल्स अगर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अगर मैं केवल ये बताकर बढ़ जाऊं कि ईच के साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो आप अगर इस बात को रट लें तो फिर सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपसे गलती होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन अगर आप उसका अर्थ जान लें और आप ये जान लें कि उसके बाद में सिंगुलर आता क्यों है, तो वहां पर गलती होने की संभावना समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, आप ये देखिए, क्या प्रत्येक किताबें, ये सही लग रहा है? ये बिल्कुल गलत है। हम क्या कहेंगे? प्रत्येक किताब। प्रत्येक किताब इंग्लिश से संबंधित है, प्रत्येक किताब मैथ से संबंधित है। हम प्रत्येक किताबें नहीं कहेंगे। इसीलिए ईच के साथ में हमें सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ईच है, ईच के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? ईच स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसा नाउन है? तो हम कहेंगे ये सिंगुलर नाउन है। इसका अर्थ क्या आ रहा है? प्रत्येक विद्यार्थी। अगर हम कहें ईच स्टूडेंट, ये प्लूरल है। अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे तो होगा प्रत्येक विद्यार्थियों, जो कि हिंदी भी गलत है इसकी। अब हिंदी जब इसकी गलत आ रही है, इसका मतलब ये यहां पर कुछ ना कुछ एरर है। इसलिए ईच के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, तब ये सही माना जाएगा। ईच स्टूडेंट इज लेबोरियस, प्रत्येक विद्यार्थी कैसा है? मेहनती है, तो ये सेंटेंस सही हो गया। प्रत्येक विद्यार्थियों, इस सब्जेक्ट के गलत होने के कारण, सब्जेक्ट के गलत होने के कारण यह सेंटेंस कैसा हुआ? गलत हुआ। ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, इज स्टडीइंग हार्ड, प्रत्येक लड़का क्या कर रहा है? बहुत मेहनत से अध्ययन कर रहा है, अध्ययन में बहुत मेहनत कर रहा है। आप याद रखना, हार्ड का जो एडजेक्टिव होता है, हार्ड का जो एडजेक्टिव होता है वो हार्ड ही होता है, हार्डली नहीं होता है। ठीक है, यहां से कई बार एरर पूछे गए हैं। हार्डली का प्रयोग करने पर इसका अर्थ बदल जाता है। हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। आप एक बात और याद रखना, देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जिससे रिलेटेड ग्रामर आपके एग्जाम में पूछी जाती है या पूछी जा सकती है, तो मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। हार्ड जो है, दिस इज वेरी हार्ड, ये बहुत ही मजबूत है। ठीक है, हार्ड का जो एडजेक्टिव है वो हार्डली नहीं होता है, हार्ड स्वयं एक एडजेक्टिव है। हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है, हार्डली नहीं होगा। हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। और अगर हार्डली का प्रयोग, हार्डली का प्रयोग यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया जाए तो इसके बाद इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। हार्डली का प्रयोग अगर सेंटेंस के प्रारंभ में हो तो इसमें इन्वर्जन का प्रयोग किया था। आप सोचेंगे सर इन्वर्जन क्या होता है? देखिए, नॉर्मली सेंटेंस में
सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, चाहे मेन वर्ब हो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनता है। लेकिन वहीं आपने देखा होगा कि कई बार हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है इन्वर्जन। जैसे हम ये कहें डू यू नो मी, तो डू जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, डू जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये जो है मेन वर्ब है। ठीक है, देखिए सेंटेंस क्या है, ईच स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है, इसके बाद में वर्ब का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर हमने पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया फिर हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया, इसे ही कहा जाता है इन्वर्जन। अगर हार्डली से सेंटेंस का आरंभ हो तो हम इसके बाद में इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं, पहले ऑक्सिलरी वर्ब और फिर सब्जेक्ट। हालांकि यहां पर ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि इन्वर्जन का एक्स्ट्रा में एक टॉपिक है अलग से, जिसे हम पूरा इन्वर्जन को पढ़ाने का प्रयास करते हैं वहां पर। लेकिन यहां पर चूंकि हार्ड ये शब्द आ गया था, आपके एग्जाम चल ही रहे हैं, अगर कहीं पर आपको हार्डली लिखा हुआ मिल जाए तो आप वहां पर अर्थ निकालने की कोशिश कर लें, क्योंकि हार्ड का जो एडजेक्टिव है वो हार्ड ही होता है, हार्डली नहीं होता है। हार्डली अपने आप में अलग शब्द है जिसका अर्थ होता है मुश्किल से, और इसका प्रयोग यदि सेंटेंस के आरंभ में हो तो इन्वर्जन ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आप समझें। हम दोबारा से अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, यूज ऑफ ईच पर। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप लोग भी जब भी ग्रामर पढ़ते हैं, आप लोग भी ऐसा ही करने का प्रयास किया कीजिए। जैसे आप कोई कॉमन एरर कर रहे हैं, कॉमन एरर आपने फाइंड कर लिया, अब उसमें अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिससे रिलेटेड ग्रामर आपको पता होनी चाहिए, जिस वर्ड का यूज आपको पता होना चाहिए, वहीं पर उस वर्ड का यूज आप रिवाइज करने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, ईच बॉय, ईच बॉय कैसा था? सिंगुलर। ईच के बाद में हमने किसका प्रयोग किया? सिंगुलर नाउन का, तो ये सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका अर्थ क्या आएगा? प्रत्येक लड़का। अगर हम ईच के बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग कर देंगे तो इसका अर्थ आएगा प्रत्येक लड़कों, जो कि गलत माना जाएगा और गलत होता है। ठीक है, ईच के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। देखिए, ईच प्लस सिंगुलर नाउन, ईच के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम अगर कहें प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ रहा है, लास्ट में क्या आता है, यानी कि ये सेंटेंस कैसा है? सिंगुलर है। अगर हम कहें प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। हमारी हिंदी जितनी सही होगी, हमारी इंग्लिश उतनी ही अच्छी होगी। यहां पर है ईच डॉक्टर, प्रत्येक डॉक्टर इज प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन में प्रत्येक डॉक्टर उपस्थित है। लास्ट में क्या आ रहा है। हमने हिंदी से समझने का प्रयास किया कि हमारा सेंटेंस किस प्रकार का है, और है के लिए हम इज का यूज करेंगे, ना कि आर का। इसीलिए अगर ईच के बाद में सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो तो ये पूरा सब्जेक्ट जो बनता है किस प्रकार का बनता है? ये सिंगुलर बनता है, और सिंगुलर बनेगा तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक, अगर हम ईच प्लस सिंगुलर नाउन के बाद अगर प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दें तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इससे बनने वाला अर्थ या इसकी बनने वाली हिंदी जो है वो गलत हो जाती है। इसका अर्थ हो जाएगा प्रत्येक डॉक्टर सम्मेलन में उपस्थित हैं, तो ये गलत हो गया। ईच प्लस सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। ईच पेन राइट्स वेल, प्रत्येक पेन अच्छा लिखता है। जितने भी पेन हैं हमारे पास वो सारे ही अच्छे हैं। ईच पेन राइट्स वेल, हमने किसका प्रयोग किया? सिंगुलर वर्ब का। मैंने आपको बताया था कि वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़ दिया जाए, वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वर्ब कैसी हो जाती है?
वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर राइट में हमने एस जोड़ दिया, तो ये वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर। ईच के साथ सिंगुलर नाउन और इसके साथ किस प्रकार की वर्ब? तो हम कहेंगे सिंगुलर वर्ब, तो ये ठीक है। यहां पर राइट ये प्लूरल है, इसी को बेस फॉर्म कहा जाता है, और ये ईच प्लस सिंगुलर नाउन के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, इसीलिए ये एग्जाम्पल गलत हो गया। इतनी बात आप समझ पाएंगे। देखो, जनरल इंग्लिश को मैं बिल्कुल जनरल तरीके से ही पढ़ाने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीज, भले थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लग जाए। भाई हो सकता है कि मैं अगर तेज पढ़ाता तो हो सकता है जो सिलेबस 5 महीने में पूरा होना होता वो 3 महीने में हो जाता, लेकिन कहीं कोई चीज छूट जाती, और जब 3 महीने के बाद आप एग्जाम देते और आपसे एग्जाम में कोई सवाल नहीं हो पाता या गलत हो जाता, तो वहां पर वो 3 महीने करी गई मेहनत क्या हो जाती? खराब हो जाती। इसीलिए मैं जनरल इंग्लिश में हर छोटी छोटी चीज आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, ईच के पहले यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आप एक सीक्वेंस को भी समझने का प्रयास करना। यहां पर है द प्यूपिल ईच, द प्यूपिल ईच। ईच से पहले हमने किसका प्रयोग किया? प्लूरल नाउन का। ठीक है, द प्यूपिल ईच मतलब प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक लोग, प्रत्येक व्यक्ति। तो पहले नाउन होगा, नाउन के बाद हम ईच का प्रयोग करेंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते ईच द प्यूपिल। अगर हम ईच द प्यूपिल कहेंगे तो ये सीक्वेंस के आधार पर गलत माना जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है ईच के बाद में प्लूरल नाउन, ये गलत होता है। हम कहेंगे द प्यूपिल ईच, वी ईच, हम सब या हम प्रत्येक। ईच वी नहीं होगा। अगर हम कह देंगे वी ईच, वी ईच, तो ये ठीक है। अगर हम कहेंगे ईच वी, ये गलत होगा। ठीक है, आप इस सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे। हो सकता है सीक्वेंस को बदलकर आपसे एरर पूछ लिया जाए, तो हमेशा अगर ईच का प्रयोग होगा तो हम पहले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, फिर हम ईच का प्रयोग करेंगे। जैसे ये देखो, वी ईच, ये सही है। ठीक है, अगर यहां पर ईच वी हो जाता तब ये गलत हो जाता। द प्यूपिल ईच हैव डन देयर वर्क। यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। मैंने अभी पहले आपको बताया कि ईच के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, ईच स्टूडेंट। तो जब सिंगुलर नाउन था तो नाउन का प्रयोग ईच के बाद किया जा रहा था, लेकिन प्लूरल है तो ईच से पहले प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, और ये बनने वाला जो सब्जेक्ट होता है कैसा होता है? ये प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्यूपिल ईच, प्रत्येक व्यक्ति हैव डन देयर वर्क। क्या होगा? हैव डन। यहां पर दो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर ईच के बाद सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन अगर ईच से पहले प्लूरल नाउन हो और ईच से पहले ही प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग ईच के बाद में नहीं किया जाता, इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। द प्यूपिल ईच, प्रत्येक व्यक्ति, हैज नहीं, यहां पर हम कहेंगे हैव। सिंगुलर नहीं आएगी बल्कि प्लूरल आएगा, सिंगुलर जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, देयर वर्क। वी ईच, हम सब, वांट टू क्वालिफाई द एसएससी एग्जामिनेशन। हम सब, यहां पर अर्थ क्या निकल के आता है? हम सब वांट टू क्वालिफाई, हम सब पास करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन। तो अगर प्लूरल नाउन प्लस ईच का प्रयोग हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का। देखिए एस या ईएस नहीं था तो ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर है, और इसीलिए ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल बन रहा है और इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए, माई वाइफ एंड आई, दो हो गए, यानी कि ये प्लूरल नाउन है। ईच, आर राइटर। ठीक है, इतनी बात आप समझो, ये प्लूरल था, इसके बाद में ईच का प्रयोग किया तो हमने प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया। मैंने आपको पहले पर्सन के यूज पढ़ाए थे। ये देखिए, ये कैसा है? माई वाइफ, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। गुड मैनर में बात है, अगर बैड मैनर में होती तो हम 1
टू थ्री का प्रयोग करते, लेकिन यहां पर हमने किसका प्रयोग किया है? 2 3 1 का, क्योंकि बात जो है कैसी है? गुड मैनर में है। ये कई बार मैंने आपको समझा दिया है, अब आपसे कोई एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाएं। देखिए, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, नन ऑफ हो, हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हम बात किसमें से करते हैं? अधिक में से कुछ की। कुछ की कैसे? जैसा हमने प्रयोग किया है डिटरमिनर का, जैसे ईच ऑफ द बॉयज, हम कह रहे हैं लड़कों में से प्रत्येक, तो लड़कों में से प्रत्येक होगा, एक लड़के में से प्रत्येक नहीं हो सकता, लड़कों में से प्रत्येक। तो ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है या फिर प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखेंगे, ईच ऑफ देम, ये क्या है? प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन है कैसा? ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है क्यों ये? क्योंकि ये ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ना कि नॉमिनेटिव केस का। अगर हम प्रीपोजिशन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग कर दें तो वो गलत हो जाएगा। देखिए, ईच ऑफ हिज, अब ये है कि ये हिज जो है ये सिंगुलर है। अब इस सिंगुलर में से प्रत्येक नहीं हो सकता, प्लूरल में से ही प्रत्येक होगा, इसीलिए हम कहते हैं उनमें से प्रत्येक। ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। देखिए, ईच ऑफ के बाद यदि प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। देखो, आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे बढ़ेंगे, चीजें इतनी बार रिपीट हो चुकी होंगी कि आपके एग्जाम में गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रह जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, ईच ऑफ के बाद प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है, क्यों होता है? क्योंकि ईच ऑफ में ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ना कि नॉमिनेटिव केस के। तो ईच ऑफ देम, देम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक है, या देखिए, ईच ऑफ दे, ये नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग है। ठीक है, अब ये नॉमिनेटिव केस है, इसीलिए गलत है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये गलत है। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ और अस जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ये ठीक हुआ। अगर वी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ तो ये गलत हुआ। ठीक है, तो ईच ऑफ के बाद यदि प्रोनाउन होगा तो प्लूरल होगा और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। देखिए, ईच ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है तो प्लूरल नाउन से पहले डिटरमिनर का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ठीक है, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिए ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि क्या फ्रेंड्स नाउन से पहले किसी डिटरमिनर का प्रयोग है, तो हम कहेंगे जी। क्या डिटरमिनर है? माई। ये क्या है? डिटरमिनर। ठीक है, तो ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से प्रत्येक, इज ऑनेस्ट, प्रत्येक क्या है? ऑनेस्ट है। ईच ऑफ फ्रेंड्स, अब ये गलत क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स जो है ये नाउन है, नाउन से पहले कोई ना कोई डिटरमिनर जरूर होना चाहिए था। डिटरमिनर ना होने के कारण सब्जेक्ट बनने वाला सब्जेक्ट क्या है? गलत है। अब जब सब्जेक्ट गलत है, इसका मतलब सेंटेंस में तो एरर आ ही गया, इसका मतलब पूरा सेंटेंस ही गलत है। ठीक है, ईच ऑफ द प्यूपिल इज मोर्टल, मोर्टल का अर्थ होता है नश्वर। मोर्टल का अर्थ क्या होता है? नश्वर मतलब नाशवान, जो मतलब भंगुर, जैसे हमारी मृत्यु निश्चित है, हम नश्वर हैं, तो उसको कहते हैं मोर्टल। ईच ऑफ द प्यूपिल, ईच ऑफ प्यूपिल नाउन है और नाउन से पहले डिटरमिनर किसका प्रयोग किया? द, तो ये ठीक हुआ। अगर डिटरमिनर का प्रयोग हमने नहीं किया तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल गलत हुआ, बनने वाला सब्जेक्ट गलत है। ठीक है, इतनी बात आप, ये जो बातें हैं मैं कई बार बता चुका हूं आपको। ठीक है, इसीलिए हम धीरे धीरे अब थोड़ी सी अपनी स्पीड को इंक्रीज करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत ही जल्दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक दो टॉपिक और पढ़ाकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम रोक देंगे और हम फिर एक नया टॉपिक लेंगे। हम सोच रहे हैं कि नाउन को ही पढ़ाएंगे।
और अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप भी बता सकते हैं, लेकिन हम नाउन को ही पढ़ेंगे क्योंकि जनरल इंग्लिश को मैं सोच रहा हूं एक सीक्वेंस में पढ़ाता हुआ चलूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर मैं इसको पूरे महीने पढ़ाऊं तब जाकर जो यूज ऑफ वर्ड है वो पूरा होगा। लगभग मैं समझता हूं कि 30 से 35 क्लासेस, तब जाके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा होगा। ठीक है, देखिए ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन के होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ आता है दीज पीपल का अर्थ होता है ये लोग, इन लोगों में से प्रत्येक, और इसके साथ कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब। इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लोगों में से प्रत्येक हैज सम यूजफुल टैलेंट, लोगों में से प्रत्येक के पास कुछ ना कुछ उपयोगी गुण होता है, उसके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, चाहे किसी के पास कैसा भी टैलेंट हो। किसी के पास पढ़ाने का टैलेंट होता है, किसी के पास बोलने का टैलेंट होता है, किसी के पास टीचिंग सिंगिंग का टैलेंट होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना टैलेंट होता है, और ये कथन जो सर्वविदित सत्य है। ईच ऑफ दीज पीपल हैज सम यूजफुल टैलेंट, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया तो ये सही हुआ। दीज पीपल, इन लोगों में से प्रत्येक, प्रत्येक की बात करी, यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था, प्लूरल होने के कारण ये गलत है। ठीक है, ईच ऑफ द कंपनीज, कंपनीज में से प्रत्येक, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सपोर्ट्स अ लोकल चैरिटी, जो कंपनियां हैं उनमें से प्रत्येक कुछ लोकल चैरिटी, जो दानदाता संस्थाएं होती हैं जो जनहित में कार्य करती हैं, उनको चैरिटी कहते हैं। और उन लोकल चैरिटी का सहयोग करते हैं कौन? कंपनियां। ईच ऑफ कंपनीज, कंपनियों में से प्रत्येक, प्रत्येक की अगर हमने बात करी तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए था। ठीक है, प्लूरल होने के कारण ये गलत हो गया। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। देखिए हमारे यहां, अच्छा पूरा हो गया, चलो ठीक। देखो अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अगर हमसे एक बार आपने इंग्लिश पढ़ ली, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि ग्रामर में आपके कोई भी कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि हम रोज डिफरेंट बुक्स को पढ़ते हैं, उनमें से जो भी नए टॉपिक्स मिलते हैं उनको निकालते हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, वहां से जो ग्रामर मिलती है उसको पढ़ते हैं और कलेक्ट करके आपको लगातार प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ेंगे जो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, एक बार आपने इंग्लिश पढ़ ली तो इंग्लिश ग्रामर मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आप कहीं से पढ़े भी तो आपको ऐसा लगेगा ये तो सर ने पहले ही पढ़ा रखा है, तब तो हमारे इंग्लिश पढ़ाने का महत्व है। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एवरी। तो एवरी की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में एवरी के बारे में हम पढ़ेंगे। एवरी वन, एवरीबडी, एवरीथिंग, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। आप जरा एक बात और समझिए, ईच ऑफ देम, अगर ईच का प्रयोग सेंटेंस में हो तो ईच का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। ये थोड़ा सा मैंने अभी एक एडवांस लेवल की बुक में पढ़ा था कि हमें ईच की जगह अगर ईच का प्रयोग निगेटिव क्लाउज में है, ईच का प्रयोग अगर निगेटिव क्लाउज में है, ठीक है, तो इसको गलत मानिए। अगर निगेटिव क्लाउज में है और हमें निगेटिव बात अगर कहनी है तो हमें नन का यूज करना चाहिए। हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? नन का। ठीक है, ईच का प्रयोग निगेटिव क्लाउज में नहीं किया जाता। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, कहीं आपको दिख जाए तो आप उसको गलत माने और कहें कि वहां पर नन का यूज करके हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।